दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एमएसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो जो है जो घटना चक्र की जीएस दृष्टि है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, उसी का ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है उसी बुक की। और ये इसका 8वां पार्ट है। ठीक है, 7 लेक्चर इसके पहले आ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जरूर देख लीजिए आप। एक क्विक रिवीजन के तौर पे देख लीजिए 1.5 स्पीड पर या 1.50 पर करके आप देख लीजिए उसको सारा, और बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को, और फटाफट देखते हैं। 1 या 2 वीडियो में ये पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए सबसे इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इसमें बहुत टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में उसकी संभावना है कि वो आएगा। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है इसमें। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित की गई थी कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जल प्राप्त करता है किससे? रामगंगा नदी से। तो ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो आप दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा इसको कि कार्बेट नेशनल जो ये पार्क है वहाँ से ये रामगंगा नदी निकलती है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो विहार है वो कहाँ पे है? चिनार केरला राज्य में है। ठीक, हरिके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में स्थित है, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके। ठीक, 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। देखिए वैकल्पिक ऊर्जा क्या है? ऊर्जा संसाधन जो है वो दो दो प्रकार से है, उसका 2 टाइप है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जिसका समापन नहीं होता है, यानी कि बार बार उपयोग करने के बावजूद भी वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, और अनवीकरणीय है कि जिनको हमने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो बनते तो वो भी हैं, लेकिन वो लाखों करोड़ों वर्षों में उनको बनने में लग जाता है, तो वो फिर आप नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय हो गई। ठीक, तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन इसमें दिए हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत, बायोगैस, भूतापी, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये पूछा गया है, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय पूछता है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय है या निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और एक ऊर्जा दे देगा, पूछेगा उसमें से कौन सा है ये। तो आप इस तरीके से प्रश्न को याद, मतलब अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको आसानी होगी प्रश्न को हल करने में। अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है? उसके संसाधन देखिए क्या है: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और सेल गैस, ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऊर्जा एवं संसाधन देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य ही हैं जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू टाइप के पूछे गए हैं। ये प्राकृतिक प्रक्रिया के लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का वह रूप जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा है, जैसे अब सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये तो पवन चल ही रही है, प्रकाश मिल ही रहा है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता पर्यावरण को। पौधे के उत्पाद के जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जो ये पेट्रोल, डीजल और ये सब हम यूज़ करते हैं, वो सारे क्या हैं? जीवाश्म ईंधन के रूप में हैं ये। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया कि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो उतने में वो नवीकरणीय कैसे हुआ? वो उसको बना ही नहीं सकते हम आप। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा आप। देखिए इसमें दिया हुआ है विविध सौर ऊर्जा का जो ये स्रोत दिया हुआ है, वैकल्पिक ऊर्जा का। सौर ऊर्जा के विविध पक्ष दिए हुए हैं, इसके बताए गए हैं। इसके क्या है? देखिए, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, ये सौर विकिरण से प्राप्त होता है, प्रदूषण रहित है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है ये। तभी तो ये आईएसए का जो निर्माण हुआ है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसका इसीलिए ये इस सौर ऊर्जा से ही ऊर्जा प्राप्त करना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, वो इसीलिए इसका निर्माण हुआ। आप बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आईएसए का, और इसमें कितने सदस्य हो गए हैं बताइए? ठीक है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक, फोटोवोल्टिक तकनीकी। ठीक है, फोटोवोल्टिक तकनीक जो है, फोटोवोल्टिक तकनीक द्वारा सूर्य के प्रकाश का सौर ऊर्जा में रूपांतरण, ये पूछा जाता है। कौन सा तकनीक, कौन सी तकनीक यूज होती है? तो फोटोवोल्टिक तकनीक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब देखिए इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ दिखाया गया है। जैसे आवासीय भवनों को गर्म जल
आपूर्ति करने के लिए देखा होगा आपने सोलर लगा हुआ रहता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था, आप देखिए सोलर लाइट्स लगी होती हैं, सोलर सोलर पैनल्स लगा देते हैं और उसी से लाइट बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, उसको रिचार्ज करता है वो और लाइट मिलती है। रेलवे सिग्नल पर लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल आपूर्ति, उससे उसी से ऊर्जा जब मिल रही है तो उसी से आप पानी भी निकाल सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, विश्व का प्रथम पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा स्वीकृति मिली है, यूनेप द्वारा इसको स्वीकृति मिली है, तो ये कोच्चि है, केरल। याद रखिएगा, ये पूछा गया है प्रश्न ये, और आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए। वर्ष 2018 में पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, ये यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, दीव। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन को ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण क्या कहलाता है? बायोमास गैसीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया है ये सब। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य वाले हैं ये सब सारे पूछे गए हैं, ये पीवाईक्यू के अलग अलग रूपों में जैसे पूछे गए हैं उनको एक उसमें वन लाइनर टाइप में दिया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ये आ गया, ये अब इसमें सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने प्रश्न पूछा था लेकिन इसमें दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में बताया गया है, जो ISA जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसके बारे में बताया गया है पूरा उसका संगठन और क्या कैसे है। देखिए इसमें क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित लगभग 121 देशों का समूह, ये अभी अधिक हो गया है थोड़ा। ठीक है, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा आप समझ रहे हैं ना, आप बेसिक चीज़ें तो आपको पता होंगी, ये 0 और ये इधर 23.5 डिग्री, ठीक है, और इधर ये 23.5 डिग्री, ठीक, दक्षिण में, तो ये उत्तर, ये नॉर्थ हो गया पोल, ये साउथ पोल। ठीक, तो अब जो ये नॉर्थ पोल में ये 23.5 डिग्री है, ये इसी को कर्क रेखा बोलते हैं, और ये इधर वाली जो है दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में जो है उसे क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ मैंने सोचा आपको बता दूं, तो वही बताया गया है। और उसी के बीच में सबसे ज़्यादा प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश, वहीं मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही मिलती है। अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध, इसीलिए ये बनाया गया है इसको। देखिए इसका उद्घाटन कब हुआ, कब कब स्थापना हुई, क्या हुआ? 30 नवंबर 2015, ये प्रश्न पूछा भी गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन पेरिस जो COP25 हुई थी, उसी में ये इसको बताया गया था, इसको मतलब बोला गया था कि ये बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद, इन्होंने यूएन के तत्कालीन महासचिव जो उस समय बान की मून थे, इन लोगों ने मिल करके ये घोषणा किया था। तो मेन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस किस देश ने किया था इसकी, तो फ्रांस और भारत, याद रखिएगा। प्रथम शिखर सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? 11 मार्च को 2018 नई दिल्ली में। सचिवालय इसका गुरुग्राम में है, अभी मैंने आपसे प्रश्न पूछा था। ठीक है, घोषणा पत्र क्या है कि 2030 तक 1000 बिलियन US डॉलर जुटाने का लक्ष्य, सदस्य देशों द्वारा वहनीय एवं कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, इसका ये लक्ष्य है। ये तो ये देख लिया आपने, ISA के बारे में पूरी जानकारी ले ली आपने। थोड़ा बहुत जानना चाहिए क्योंकि प्रश्न बनते हैं, इससे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए सौर ऊर्जा का अन्य उपयोग देख लीजिए, वैसे आपको सारी चीज़ें पता है ये, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सोलर कुकर में, सौर चिकित्सा में, कृत्रिम उपग्रह, मंगलयान में, सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण, सौर उपकरण, जल का ऊष्मन, प्रकाश संश्लेषण, परिवहन में ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज आपने देखा होगा। ठीक है, बायोडी अब इसमें ये हो गया। अब बायोडीजल के बारे में देखिए, बायोडीजल क्या है? बायोडीजल की एक फसल होती है ये जेट्रोफा, जेट्रोफा आपने सुना होगा, पुष्पी पादपों का ये प्रजाति का पौधा है ये। सूखा एवं विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी भी है ये जेट्रोफा। बीज इसका 27 से 40% तक इसमें तेल होते हैं जेट्रोफा में, और इसी तेल का जो है, इसी तेल से ये डीजल इंजनों में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पैंगोमिया पिनाटा, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से ये बीज अंकुरण होता है इसका। लिपिड की प्रचुरता होती है इसमें, अधिकता पाई जाती है। ओलिक अम्ल लगभग आधा होता है इसमें। विकल्प क्या है ये बायोडीजल का? कौन सा? ये पैगोमिया पिनाटा, याद रखिएगा, नाम इसे पूछा जाता है ये, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है फ्यूल सेल के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, फ्यूल सेल के क्या लाभ हैं? पर्यावरण हित ऐसी होता है, शोर रहित होता है, अधिक दक्षता होती है, सेल की डिजाइन व माप का आसान और मानकीकरण होता है। देखिए ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, तो मैंने जो जहाँ तक समझा है कि अगर कोई चीज़ कोई पढ़ के बताता है, कोई कुछ चीज़ें समझाता है, तो वो दिमाग में बहुत मतलब गहराई तक जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, ये हो गया फ्यूल सेल के लाभ। एथेनॉल के बारे में यहाँ बताया गया है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये एल्कोहल के नाम से प्रसिद्ध है, अन्य नाम इसका क्या है? एथिल एल्कोहल। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? हरित ईंधन के ये रूप में। स्रोत इसके शक्कर युक्त पदार्थ या स्टार्च युक्त पदार्थ। अन्य स्रोत क्या है इसके? पाइन, करंज,
फर्न, इन सब का किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। तो ये इसका हो गया। बायोमास के स्रोत क्या हैं देख लीजिए इसमें। बायोमास के स्रोत देखिए, नारियल का आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी, सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन एवं लकड़ियाँ, कृषि एवं घरेलू अपशिष्ट, नगर पालिका और ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है, ये सब बायोमास के स्रोत हैं ये। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसमें, डामर, ये जो एस्फाल्ट होता है उसका विकल्प क्या है, बायो एस्फाल्ट। भारत में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन कब किया गया था, ये 2003 में। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। सिक्किम जो है पूर्ण राज्य बना है, जैविक राज्य। अब बताइए सबसे पहला जो यूटी है, टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य, वो कौन सा है जो पहला जैविक बना है, बताइए आप कमेंट करके। ठीक है, देखिए प्रदूषण के बारे में इसमें प्रदूषण के प्रकार बताए गए हैं, किस तरीके से कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए उसमें आप 4 प्रकार के देख सकते हैं कि एक भौतिक गुणों के आधार पे, एक उत्पत्ति के आधार पे, और एक जो है पर्यावरण के भाग के आधार पे, और एक प्रकृति के आधार पे। तो देखिए भौतिक गुणों के आधार पे कैसे, तो उसमें गैसीय, धूल, ताप, ध्वनि, रेडियो सक्रिय, ये हो गए रेडियो सक्रिय, ये हो गए भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार का मतलब हो गया कि भाई प्राकृतिक या फिर मानव के द्वारा। तो उसमें भी है, जैसे प्राकृतिक में ज्वालामुखी फूटना, और एंथ्रोपोजेनिक यानी मानवोद्भवी यानी मनुष्यों द्वारा, तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो औद्योगिक क्षेत्र, कृषि से उत्पन्न प्रदूषक, ये सब सारे प्रदूषक हैं जो मानवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। पर्यावरण के भाग के आधार पे जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें पर्यावरण के भाग के आधार पे हो गए। प्रकृति के आधार पे कैसे है, जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक, घर का कूड़ा हो गया, पशुओं के मलमूत्र हो गए, सीवेज, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो जिसका अपघटन हो जाए। ठीक, उसी को जैव निम्नीकरण बोलते हैं। कोई चीज़ आपने फेंक दिया, जैसे आपने कोई फल है, ठीक है, उसको आपने फेंक दिया ऐसे, तो वो धीरे धीरे देखिए आप उसको, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप वहीं पे प्लास्टिक फेंक दीजिए या कुछ ऐसा चीज़ फेंक दीजिए, वो नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, तो उसी को नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब जैसे इसमें दिया हुआ है प्लास्टिक, डीटीटी, बेंजीन, जो हेक्साक्लोराइड है, ये सब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आप प्लास्टिक का ग्लास फेंक दीजिए, देखिए वर्षों तक वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, उसमें कुछ मतलब हिलेगा भी नहीं वो। तो उस तरीके से आप समझिए उसको। देखिए यहाँ प्रदूषण के बारे में थोड़ा और जानकारी दी गई है। भूमि, वायु, जल के भौतिक एवं रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अपेक्षित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये प्रदूषण उत्पन्न होता है। यानी उसमें कुछ परिवर्तन होगा, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो, या उसके कुछ जैव अभिलक्षणों में परिवर्तन हो, तो उसको प्रदूषण कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वो प्रदूषक कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक, मैंने बताया कि भाई प्रकृति पर मानवीय प्रभाव जो है उसी को एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण क्या होता है, जो मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण होता है। देखते नहीं आप, ये एसी वेसी लगा के या एक आर्टिफिशियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या है, वो एंथ्रोपोजेनिक ही पर्यावरण बोलते हैं उनको। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण क्या है, भाई मानव द्वारा जो भी उत्पन्न प्रदूषण है वो सारा जो है एंथ्रोपोजेनिक ही है। अब देखिए वायु प्रदूषण, अब एक एक प्रदूषण अलग अलग थोड़ा देख लेते हैं। वायु प्रदूषण, इसमें परिभाषा दी गई है कि मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों के कारण अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत कैसे हैं, देखिए जैसे प्राकृतिक स्रोतों में देख लेते हैं क्या क्या आता है। तो इसमें जंगल की आग, देखा होगा आपने, बहुत बहुत बार लगती है जंगल की आग। अभी यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जगहों पे देखिए हमेशा न्यूज़ में रहता है, लगी ही रहती है, ख़त्म ही नहीं होती, पता नहीं भगवान जाने कैसे लगती है, और फिर वो बुझती भी नहीं। ज्वालामुखी उद्गार होता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से उत्पन्न गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषण। और मानव जहित जनित जो स्रोत है वो कैसे, जैसे गैसें, धूम्र, ठीक है, कणकीय पदार्थ जो पार्टिकल मैटर होते हैं, ऊष्मा, ईंधन को जलाना, ये सब। ठीक, आप इसलिए बोलते हैं कूड़ा करकट आप इकट्ठा कीजिए और उसको कहीं डंप कर दीजिए, लेकिन वो आप जलाते हैं तो उससे डबल नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं अगर आप पत्ती जला देते हैं या कागज़ जलाते हैं या कुछ भी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ऐसे रख दीजिए तो वो अपने आप अपघटित हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन अगर आप उनको जला देंगे तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी वो फिर। ठीक है, उनसे निकलने वाली गैसें जो है वो वायु प्रदूषण फैलाएंगी। देखिए पैन क्या है, ये पूरा नाम इसका है पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये पैन।
क्लोरोप्लास्ट को ये क्षति पहुंचाता है। ये कैसे इसका निर्माण होता है वो सब देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों के विकास में ये कमी करता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को ये रोकता है। एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव डालता है। मानव नेत्र में जलन, देखते नहीं, ये बोलते हैं धुआं, जब धुआं आंखों में लगता है तो जलन होती है, तो वो उसी के कारण होता है। किसके कारण? पैन के कारण। ये पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आंखों में जलन होता है तो वो कौन सा पदार्थ होता है उसमें। देखिए, वायु प्रदूषक प्राथमिक और द्वितीयक, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्राथमिक स्रोत जो प्रदूषक जो है वो सीधे वायु में मिश्रित होते हैं, ठीक है, उनको प्राथमिक बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब प्राथमिक है। ये प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय वायु प्रदूषक क्या है? ये प्राथमिक वायु प्रदूषकों के साथ साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो ये ओजोन, स्मॉग, ठीक है, पैन, ये सब चीज़ें ये द्वितीयक में आते हैं। लेड, देखिए सीसा के बारे में बताया गया है। वाहनों में पेट्रोल के दहन से उत्पन्न वायु प्रदूषक ये फैलाता है। ठीक है, इंजन में नॉकिंग रोकने हेतु परिशोधशाला में तकनीक उन्नयन के कारण पेट्रोल लेड रहित, बोलते हैं ना, लेड, और ये सब अभी तो ख़त्म कर दिया है। एक लास्ट, अभी कहीं भी आपको PB लेड वाला ये नहीं मिलेगा पेट्रोल, ठीक है, सब जो है अब लेड रहित है सारे। ठीक, बच्चों के दिमाग के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक है। वयस्कों में हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों का जनक। अंग्रेजी देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, ठीक है, उसमें कैसे बनता है ये, अंग्रेजी नाम इसका स्मॉग है। स्मोक और फॉग मिल करके स्मॉग बनाता है। देखते हैं आप दिल्ली में जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर से स्मॉग शुरू हो जाता है वहाँ पे। वायु प्रदूषण की एक ऐसी अवस्था है ये, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, जैसे अब बताया गया है इसमें, गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले धुएं की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ ये अभिक्रिया करते हैं और ये द्वितीयक प्रदूषक का जन्म देते हैं। क्या क्या बनता है उसमें देखिए, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन, ठीक है, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो बताया अभी आप मैंने। इन्हीं से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का भी निर्माण होता है। विशेष रूप से निर्माण स्रोत नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन और ये पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, ठीक है, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये पैन, याद रखिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये, कई बार पूछा गया है ये वाला भी पूछा जाता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का निर्माण इसके फलस्वरूप कैसे क्या क्या चीज़ें बनती है, तो ओजोन बनता है इसमें, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन, याद रखिएगा इसको, ठीक है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देखिए फ्लाई ऐश, देखिए फ्लाई ऐश के बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगा, इसमें लिखा हुआ है जो डायग्राम जो बना हुआ है। फ्लाई ऐश के बारे में भी क्वेश्चन आया था 2000 PCS यूपी PCS 21 में आया था प्री में। देखिए भूमि व खानों से इस के भराव में प्रयोग करते हैं इसको। खेतों में छिड़काव से मृदा जल ग्रहण की क्षमता में बढ़ोतरी होता है, फसलों की पैदावार बढ़ती है, वायु की गुणवत्ता में कमी आती है। नुकसान दिया है इसे, लाभ और हानि क्या दोनों दिया हुआ है। फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की होती हैं, सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत भी होती हैं। सड़कों के इस्तेमाल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्वसन तंत्र में ये बाधा डालती हैं, ठीक है, पौधों की पत्तियों पर जम जाती हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, तो पौधे का विकास रुक जाता है, सूख जाता है पौधा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में भी बताया गया है। वायुमंडल में अल्पकाल के लिए विद्यमान होती है, CO2 में ऑक्सीकरण होता है इसका। रंगहीन एवं तथा अति विषैली गैस प्राथमिक वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मनुष्य में जो है सांस के माध्यम से अंदर जाती है और हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसके साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है ये, तो बहुत नुकसानदायक होती है ये, ठीक है। 10% मात्रा जो है ये ईंधन के दहन से निकलती है, ठीक है। 90% ये स्रोत प्राकृतिक स्रोत। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो मैं अभी बता रहा था आपको, हीमोग्लोबिन के साथ ही इसका जुड़ा होता है, तो ये क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। रक्त के ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देता है जिससे कि आदमी की सांस फूलने लगती है, ठीक है। जैसे ही आप ये देखिए कहीं भी अगर धुआं वगैरह है तो आपको बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। किसी किसी को तो बहुत अधिक दिक्कत होती है, मतलब वो सांस भी नहीं ले पाते हैं, और कोई कोई होते हैं कि उनको थोड़ा कम होती है, लेकिन होती है दिक्कत, सभी को होती है। तो इसीलिए वो उसका रीज़न वही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है साइक्लोन सेपरेटर के बारे में दिया गया है, ये कुछ जिससे प्रदूषण नियंत्रण और ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो इसमें साइक्लोन सेपरेटर के बारे में दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, इसमें पूरा एक डायग्राम बनाया गया है इसमें, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए। एशियाई भूरे बादल में एरोसोल की मात्रा होती है कितना, लगभग 85%। एरोसोल कितना होता है, 85%, ठीक है।
सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैसें कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य लाइकेन, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ऐसे प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? जैव विघटित प्रदूषक। ठीक है, जो वही बताया मैंने आपको, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक। सिगरेट के धुएं में कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? जो सिगरेट का धुआं होता है, लोग बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखिए अब आप जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें हाइड्रोजन साइनाइड होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड और बेंजीन, ये चार चीज़ें होती हैं और ये बहुत नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, तो आप सिगरेट अगर पीते हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए फ्लाई एश के बारे में, उसका उपयोग और ये सब मैंने वैसे बता दिया ये आपको, लेकिन इसमें एक तो दो चीज़ें और जान लीजिए। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से ये निकलती है परिणाम स्वरूप। ठीक है, ये अभी पूछा गया था, जो बताया था मैंने ना, ये यूपीपीसीएस प्री में 2021 में पूछा गया था कि कहाँ से निकलती है फ्लाई एश, तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। इसके संगठक क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो भी जानते रहिए आप। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चार चीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा नहीं पाया जाता है या कौन सा पाया जाता है, तो ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं। उपयोग देखो मैंने बता दिया था आपको, ईंट बनाना उत्पादन में, कंक्रीट उत्पादन में, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट के स्थापन के रूप में। और दुष्प्रभाव श्वसन संबंधी, पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज़ें बता दिया मैंने आपको। महत्वपूर्ण नोट देख लीजिए इसमें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्सिंकी प्रोटोकॉल, ये किससे संबंधित है? ये सल्फर के उत्सर्जन से संबंधित, ठीक है, कमी करने के प्रयास किए जा रहे हैं इससे। तो ये पूछा भी गया है कि हेल्सिंकी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो सल्फर के उत्सर्जन में कमी से। ठीक। मथुरा की जो तेल शोधन रिफाइनरी है, ये इसमें उत्सर्जित SO2 से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी तथा यूके में स्थित मीलों से उत्सर्जित SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण नॉर्वे और स्वीडन में, और यहीं पे सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा भी होती है, नॉर्वे और स्वीडन में। अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है, लेक किलर, क्योंकि भाई जब अम्ल अगर ऊपर से बरसेगा, पानी में जाएगा नीचे झील वगैरह में, वहाँ पे जो जितनी भी जीव जंतु हैं जो भी हैं वो मरने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको लेक किलर भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापना कहाँ की गई है, तो ये इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, देखिए रेडॉन गैस के बारे में बताया गया है। रेडॉन गैस क्या है? ये इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण है। आप घर में हैं तो भी प्रदूषण होता रहता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि घर में आप हैं बैठे हैं तो बचे हुए हैं देखिए इसमें रेडॉन गैस के बारे में बताया गया है कि ये इंडोर वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस, रेडियम से उत्सर्जित होता है ये। दुष्प्रभाव फेफड़े का कैंसर, रक्त कैंसर, प्राकृतिक रूप से मृदा से उत्पादन। ये प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, मतलब उसका जो अस्तित्व है वायुमंडल में नहीं है, उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? मृदा से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें कुछ तथ्य देख लेते हैं। और जल में जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की कमी में जो वृद्धि की घटना क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन, ये कई बार पूछा गया है, सुपोषण कहलाता है। गंगा नदी में जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। ये क्या होता है, जैसे आप कोई जल, मतलब कोई जल है, ठीक है, मान लो नदी है कोई, उसमें जो सीवेज और ये सब पानी मतलब आता है, ये जो पानी, उससे क्या होता है वहाँ पे, उसमें जैव, जो ये जैव वाला, ये जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, उसमें अचानक से वृद्धि हो जाती है। तो वो सब चीज़ें, ऑक्सीजन उसमें जो जो भी निकलता है वो, और वो ऑक्सीजन ये दिया गया है ना कि बीओडी, बीओडी उसी का कारण है ये, कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, मतलब उसमें खपत ज़्यादा होने लगती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कि ये इसमें सुपोषण हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा एल्गी वगैरह, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखने लगती हैं। ठीक है, कहीं भी गंदा पानी या वैसा कोई इकट्ठा हुआ पानी हो तो देखिए उसमें आप। आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक कौन सा माना जाता है? तो धान का पौधा आर्सेनिक को खींच लेता है। ठीक है, और वही चीज़ आदमी के शरीर में फिर जाता है। खाद्य श्रृंखला में यही सब होता है कि एकदम प्राथमिक उससे शुरू होता है, तो लास्ट वाला जो होता है, चरम जो उपभोक्ता बोलते हैं उसको, एकदम टॉप का, तो उसके अंदर जाके ये सब इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन, NO2 का उत्सर्जन बताया गया है इसमें। इसके भारी कण वर्षा के साथ शहर को प्रभाव डालते हैं, और हल्के कण जो है वो वायु जलवाष्प में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा करते हैं। तो ये सब प्रभाव बताया गया है, ये आप देख लीजिए, इतना कोई ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक समझाने की वजह से दिया गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, ये देख लीजिए आप। जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए आप। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसमें, अम्ल वर्षा
और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अम्ल वर्षा के का जलीय तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है। देखिए, अम्ल के अणुओं द्वारा मछलियों के गिल के ऊपर ये म्यूकस का निर्माण हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण में बाधा पड़ती है। तो वही तो बोलते हैं कि लेक किलर, ठीक है, अम्ल वर्षा को। जीवों में ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है, ठीक। मे फ्लाई की मृत्यु, मेढकों को भोजन का अभाव। मे फ्लाई आप लोग उसी को मेढक खाते हैं, और अगर वो मर गई तो फिर मेढकों का जो अस्तित्व है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पानी पीने के पानी की एवं भोजन के माध्यम से भोजन विषाक्तता भी होती है, ठीक है। निम्न पीएच, उत्कों का लवण संतुलन समाप्त हो जाता है। मछलियों की मृत्यु, कई मछलियों के अंडे जो हैच करते हैं उससे जो है उनका निकलना नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें अम्ल वर्षा के जो दुष्प्रभाव हैं वो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। यहाँ पे ये सारे मैप और ये सब बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। जल प्रदूषक, अभी हमने वायु प्रदूषक और ये सब देखा, अभी जल प्रदूषक देख लीजिए। तो होता कैसे है जल प्रदूषण, किससे किससे फैलता है। देखिए, वाहितमल, ठीक है, जलाशयों में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस में वृद्धि होती है, तो उससे क्या होगा, शैवाल ब्लूम, जलीय पौधों में वृद्धि। वही है ये जो यूट्रोफिकेशन बताया था, सुपोषण, उसी के बारे में बताया जा रहा है, ये सुपोषण का ही है। फिर जलाशय की सतह पर उस पर विस्तार होगा, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी, जैसे बताया मैंने कि बीओडी कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड हो जाएगी, उसका बढ़ जाएगी मात्रा कि भाई ज़्यादा खींचने लगेंगे। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, जहर का श्रावण होगा, उत्सर्जन होगा, जलीय जीवों मछलियों की आदि की मृत्यु हो जाएगी, जैव विविधता का ह्रास होगा, ठीक है। ये फैक्ट्रियों से अपशिष्ट, कसाई खाने का अपशिष्ट, ये सब सारा उसी में जाके मिलता है जल में। देखिए, कुछ परीक्षा के दृष्टि से देख लीजिए, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। नौकनी जो संलक्षण है, ये पैरों का मुड़ना, फ्लोराइड के प्रदूषण से होता है, ठीक है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों का विखंडन कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देते हैं, अवायवीय बैक्टीरिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फ्लोराइड तत्व का अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है, ठीक है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये मैचिंग में आता है, लिस्टिंग में आता है ये। देखिए, इसमें अम्ल का जमाव और ये सब बताया गया है। वर्षा कोहरा बर्फ के द्वारा, पहले आर्द्र मौसम होगा, फिर आर्द्र जमाव होगा, फिर वर्षा और कोहरा के रूप में उसको देखेंगे आप, ठीक। देखिए, ब्लैक फुट, इसमें आर्सेनिक से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आर्सेनिक जो बताया था ना, सबसे अच्छा जो उसका स्रोत ये अपने आप में एक्युमुलेट कौन करता है, तो वो धान का पौधा होता है, ठीक है। आर्सेनिक बहुत जल्दी वो इकट्ठा कर लेता है अपने आप। उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, त्वचा का कैंसर, ब्लैक फुट, डायरिया, फेफड़े का कैंसर, पेरिफेरल न्यूरिटिस बोलते हैं उसको, ठीक, हाइपर केराटोसिस ये बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां उससे होती हैं, ठीक है। ये अम्ल का जमाव बताया गया है, शुष्क मौसम, शुष्क जमाव, वायु द्वारा बाहर लाए गए कणों के द्वारा अम्लीय गैसों का ये इससे अम्लीय जमा होता है, ठीक। तो ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसमें। देखिए, अभी बीओडी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से इसमें दिया हुआ है। क्या है बीओडी, कैसे है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑन डिमांड, ठीक है। इसको मुख्य इकाई जल प्रदूषण के मापन के लिए है। जब भी कभी जल प्रदूषण का मापन करते हैं कि है कि नहीं है, क्या है, तो बीओडी की ही उसको उसी को देखते हैं कि ज़्यादा है, कम है, क्या है। अगर अधिक मात्रा है तो वो जल संक्रमण का सूचक है, ठीक है। अवधारणा ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अपघटन की दर में वृद्धि, कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि, अपघटन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, और ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि होगी तो घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी, ठीक है। जो जल में पाई जाती है उसको कमी हो जाएगी उसमें, इसीलिए बोलते हैं वो, ठीक। तो ये है। इधर देखिए, इसमें बताया गया है आईएमओ, ये समुद्री प्रदूषण के लिए दिया गया है। आईएमओ कहाँ है, इसकी स्थापना 1948 जेनेवा में। पूर्ण नाम इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है। 1982 में नाम बदल दिया गया था इसका। स्थापना के समय इसका क्या नाम था, अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन। मुख्यालय इसका कहाँ है पूछा जाता है, लंदन में, आईएमओ का। विशेष एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसकी विशेष एजेंसी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जाइए ध्वनि प्रदूषण देखते हैं क्या है। अभी तक हमने वायु देख लिया, जल देख लिया, अभी ध्वनि प्रदूषण देखते हैं। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। अधिक ध्वनि जो तीव्रता वाली ध्वनि होती है उसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि का वातावरण, इसके विपरीत प्रभाव अनुमान लगाए बिना उत्पन्न क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण। इसका मापन कैसे होता है, तो ये ध्वनि मापन जो है वो डेसिबल में होता है, ठीक है। देखिए, इसमें ध्वनि जो स्रोत है उसे डेसिबल स्तर दिया हुआ है इसमें, कैसे कहाँ कहाँ क्या होता है, कितने कितने स्तर पे पाए जाते हैं ये। देखिए, जैसे यहाँ रॉकेट इंजन का दिया हुआ है 180, पत्तियों की सरसराहट ये पूछा गया है 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, कमरे आसान कार्यालय की ध्वनि 40, सामान्य बातचीत ये पूछा गया है 2018-19 में पूछा गया था। सामान्य बातचीत के समय जो ध्वनि हम लोग जैसे बात करते हैं तो 60 डेसिबल होता है। ट्रक की आवाज़ 80 से 85,
जेट इंजन की आवाज़ 120 डेसिबल, और जेट प्लेन का उतरना 150 डेसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्वनि का जो स्रोत है बताया गया है कि किससे कितनी तेज ध्वनि निकलती है। इसको याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं 1-2 बार प्रश्न, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें दिया हुआ है मृदा प्रदूषण के बारे में। मृदा प्रदूषण खाद्य उर्वरक का जो प्रयोग करते हैं तो उसी से बहुत ज़्यादा मतलब मृदा प्रदूषण हो रहा है, और वही चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं खाद्य श्रृंखला में। देखिए, समुद्री प्रवाह में विषैला जो प्रभाव है वो चला जाता है। फास्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, उससे क्या होगा, शैवाल ये सब बढ़ेंगे, एल्गी ब्लूम जिसको बोलते हो वो हो जाएगा। उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे कि मछली व अन्य समुद्री जीवों के लिए जो जहर के समान हो जाएगा वो। सूर्य के प्रकाश में अवरोधक होगा वो, और उससे उनका उपयोगी जो समुद्री घास है वो नष्ट हो जाएगी, जिससे समुद्री पारितंत्र जो है वो प्रभावित होगा, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ठीक, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, मृदा प्रदूषण का प्रभाव देख लीजिए इसमें, ये सारा चीज़ें है इसमें, 1-2 बार देख लेंगे आप, इसको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक, देखिए, क्षारीय मृदा, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव, मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा, पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, जीव जंतुओं मनुष्यों में प्रवेश हो जाता है। जैसे बताया मैंने आपको कि आर्सेनिक, जैसे धान का पौधा है, आर्सेनिक इकट्ठा हुआ उसमें, फिर मानव खाएंगे, मानव से फिर वो मतलब बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। वनों में कमी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, पेस्टिसाइड्स, खतरनाक रसायनों की द्वारा उर्वरता में ह्रास, फसल गुणवत्ता में गिरावट, राजस्व की हानि होगी, जल प्रदूषण भी होता है, लेड व आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें दिया गया है, देखिए, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा, जल, वायु तीनों प्रदूषण होते हैं। एक चीज़ से आप 3 चीज़, मतलब अगर आप उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए जैविक खेती के लिए सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है आजकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जैविक खेती पर अधिक ध्यान देना अभी शुरू किया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और बनाएंगे इसका लास्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में अपने, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हैं चैनल पर तो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।